आज हमारे साथ कोई कैंडिडेट नहीं, मेरे भाई मौजूद है, दीपांशु शौकीन। तो एनएसयूआई ने अभी रिसेंट में राहुल गांधी को बुलाया था। उस चीज़ का बहुत सारे कैंडिडेट ने फेवर करा था, कुछ नॉर्मल कैंडिडेट या किसी और अन्य संगठन ने ओपोज करा था। तो उस चीज़ पर आपका क्या कहना है? मानसिकता सबसे बड़ी ताकत इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, बिल्कुल। चाहे वो शासन प्रशासन कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हो। लेकिन स्टिल इसमें एक सबसे मेन टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा, विच इज़ एआई। तो उस चीज़ पे क्या मतलब पॉइंट है आपका? एआई बहुत एक डिमांड रहेगी और मस्ट है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सुसाइड बहुत ज़्यादा करते थे, बिल्कुल। तो वहाँ पे नेसेसरी कर दिया कि एक गेम स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ ऑप्ट करना है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन का तो पूरी लाइफ ही रहती है कि भाई वो अपने करियर को दे दे। इंडिया में इतना टैलेंट है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहा है, उस टैलेंट को अगर पुश मिल जाए, फैसिलिटी मिल जाए, ओलंपिक में कितने ही मेडल लेके आ सकता है। इस वजह से मैं हर उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और चीज़ें ना होने के बावजूद, रिसोर्सेज ना होने के बावजूद उस लड़ाई को मैं इतनी मजबूती से लड़ पा रहा हूँ। तो सब स्टूडेंट्स, मेरा घर परिवार मेरे साथ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ डीप डाइव विद रियांक। आज हमारे साथ कोई कैंडिडेट नहीं, मेरे भाई मौजूद है, दीपांशु शौकीन, जो कि एनएसयूआई से इस साल तैयारी कर रहे हैं डूसू के लिए। सो दीपांशु शौकीन भाई, कैसे हो आप? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। कैसी चल रही है डूसू की तैयारी? सब बढ़िया चल रहा है भाई, बढ़िया प्यार मिल रहा है। जो एक इमेज थी कि भाई 3 साल से ग्राउंड पे रहा हूँ मैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स के साथ बॉन्डिंग रही है, तो वो जैसे अपने भाई का, तो भाई वाला ही प्यार मिल रहा है हर जगह से। बिल्कुल भाई, एक भाई वाली चीज़ रहती है कैंडिडेट के अलावा भी। तो भाई कुछ हम आपसे मेजर मेजर टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक, एक मेन टॉपिक है कि एनएसयूआई ही क्यों? एनएसयूआई भाई इसलिए, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं कॉलेज लाइफ में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट बना, तो फर्स्ट डे ही जब मैं आया, जब मैं यूनिवर्सिटी का पार्ट बना, काफ़ी प्रॉब्लम्स हमने फेस करी। फिर एक धीरे धीरे हम एनएसयूआई की तरफ जुड़े, क्योंकि एनएसयूआई में एक फ्रीडम लगी। आपके व्यूज़ की रिस्पेक्ट हुई, सीनियर जूनियर के साथ बॉन्डिंग अच्छी थी, कोई बाउंडेशंस नहीं थी, हर किसी के व्यूज़ रिस्पेक्ट होते थे, फ्रीडम थी, आप अपनी व्यूज़ रखते भी थे, हमारी सुनी भी जाती थी। और उस फ्रीडम के साथ हमने लेकर, और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मेरे को लगी कि डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स की तरह वहाँ पे वर्किंग होती है, सबका इक्वल से है। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप अपने व्यूज़ रखते हो तो आपको एक आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है। कि जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, आज मैं डूसू की तैयारी कर रहा हूँ, तो दे पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कि भाई हाँ, इनको आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वी आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, वी आर द ड्राइविंग फोर्स। दे आर पुशिंग द ड्राइविंग फोर्स फॉरवर्ड। बिल्कुल भाई। तो एक सबसे मेजर और वो चीज़ है कि जैसे आपने अपनी कॉलेज की शुरुआत करी थी, तो सबसे एक मेन थिंग ये होती है कि आप एक एनसीसी कैडेट थे अपने हाँ टाइम जी। पे। तो एनसीसी का इलेक्शनों से बहुत 36 का आंकड़ा रहता है, आपको पता है इस चीज़ का, कि अगर कोई एनसीसी कैडेट अगर है भी, तो उसे सिर्फ ये बोला जाता है कि आप वोट करो, इसके अलावा आपका कोई इनरोलमेंट नहीं होना चाहिए इलेक्शंस में। तो उसके अपार्ट हो गए भी आप, मतलब 3 साल एक्टिव भी रहे, फिर आप एनसीसी में भी पार्ट किया आपने। हाउ? इसके पीछे थोड़ी सी एक स्टोरी है। जैसे मैं एनसीसी की तरफ इसलिए गया कि मेरा बचपन से था कि मैं डिफेंस में जाऊंगा। 8 क्लास में थोड़ा सा चेंज आया सिनारियो में कि भाई मैं पढ़ाई में शुरू से अच्छा था, मेरी पॉलिटिकल साइंस अच्छी थी, मतलब आर्ट्स के अच्छा, मतलब जितने भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं मेरा अच्छी कमांड थी उसमें। तो मैंने एग्ज़ाम दिया जब 8th में, तो हमारे 8th में डीएवी बोर्ड्स होते थे। मेरे जब एग्ज़ाम चेक हुए तो शक्ल से थोड़ा शरारती सा लगता था कि भाई हाँ, शरारती होगा। और क्लास में कम इन्वॉल्वमेंट रहती थी, वही स्पोर्ट्स में ज़्यादा थे या वो अदर को करिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा रहते थे। तो टीचर बोले, दीपांशु शौकीन कौन है? मैं कहा मैम मैं। तो वो बोली, अच्छा तू ही है? मैं कहा हाँ जी मैम मैं ही हूँ। बोली, तूने एग्ज़ाम तूने लिखा है? मैं कहा जी मैम मैंने लिखा है। तो बोली, यार तूने एग्ज़ाम लिखा है यूपीएससी लेवल की तरह, मतलब यूपीएससी की तू तैयारी कर। अगली पेरेंट टीचर मीटिंग में फादर को बुलाया, फादर जी को बोले कि इसकी तो यूपीएससी की तैयारी करवाओ, ये यूपीएससी क्रैक करेगा, आईएएस बनेगा लड़का। तो इंडिया में तो है ही लड़का आईएएस बनेगा, ठीक है। तो आईएएस की तो उस टाइम पे शुरू करवा दी, 9th 10th, मतलब सीएसआर्स घर पे आने लग गई, रोज एक न्यूज़पेपर पढ़ना सब था। बट मैं फिर एनसीसी में गया। मेरे को ये होता था, मतलब मेरा मेन मोटिव ये रहता था कि पढ़ाई तो करनी है, चलो ठीक है, पढ़ाई से ज़्यादा क्लास से जितना बाहर रहने को मिले वो अच्छा है। तो उसके लिए चाहे मेरे को स्पोर्ट्स में रहना पड़ा। मैं एटीएल लैब जब नए नए आए थे, रोबोटिक्स में गया, थिएटर्स में था मैं, स्ट्रीट प्ले में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहती थी मेरी, काफ़ी चीज़ें करी। तो धीरे धीरे एनसीसी में इसलिए जुड़ा क्योंकि मेरा वो डिफेंस वाला था उस टाइम पे।
एनसीसी में अच्छा रहा, मैंने कैंप्स करे, कैंप्स में भी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, सब कुछ अच्छा रहा। कॉलेज में आगे कंटिन्यू करना चाहा मैं, ट्रायल में मैंने जो सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं एनसीसी के, मैं उसमें दिया। हमारे शहीद भगत सिंह कॉलेज में थी एनसीसी, सेलेक्ट भी हो गया, सारी चीज़ हो गई। फिर एक अंदर से आया, मैं कहा नहीं, डिफेंस में जाने का था मेरा, बिल्कुल मन था, आज भी मैं डिफेंस के लिए रहता है, बट अंदर से ये लगा यार हमारी ज़रूरत है पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि एक वॉइस बनने वाली बात है, क्योंकि एक कॉमन फैमिली से आने वाला स्टूडेंट या एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला, जिनको कह देते हैं ना रिप्रेजेंटेशन की बात होती है हर जगह कि भाई पॉलिटिक्स में ये वी आर द रिप्रेजेंटेटिव इन दिस डेमोक्रेसी। बिल्कुल। तो रिप्रेजेंटेटिव आप तभी बन सकते हो जब आपने वो चीज़ें फील करी हो, वो व्यूज़ आपके हो, वो थॉट प्रोसेस वो हो। मेरे को लगा यार हम, चाहे वो सिविल में जाता, चाहे मैं डिफेंस में जाता, चाहे ब्यूरोक्रेसी में जाता, मेरा मानना ये था कहीं ना कहीं मैं रिप्रेजेंट करूं, लीड करूं चीज़ों को। इसलिए धीरे धीरे वहाँ से शिफ्ट हुआ और मैं पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ता गया। 1 महीना भी नहीं हुआ था कॉलेज गए, बीए प्रोग्राम एसोसिएशन के इलेक्शंस थे, उसमें पूरा पार्ट लेने लग गया। सीनियर्स के इलेक्शन में भी मैं कैंपेनिंग करवा रहा हूँ, वो भी पूरे इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं कि भाई तू कर, तू अच्छी कैंपेनिंग करवा रहे हो। वो वहाँ से जर्नी शुरू हो गई। फिर मैं एनसीसी की तरफ से थोड़ा हट गया, पॉलिटिक्स में पूरे आ गए। तो फिर तो आपने जैसे कहा 36 का आंकड़ा, एक रख ही नहीं सकते चीज़ें। वहाँ से शुरू हो गई पॉलिटिक्स की जर्नी। पहला इलेक्शन हम जीते, एक कैंडिडेट थी हमारी क्लास की, उसका कह दिया था कि भाई ये तो लड़ेगी नहीं, ये तो हार जाएगी। ऐसे कैसे होगा, वो फिर हो गया भाई नहीं इसी को करना है, इसी को सपोर्ट करना है, इसी को जिताएंगे। वो सबसे ज्यादा वोटों से जीती। उसमें भी बहुत सी स्टोरीज हैं, वो आगे बताऊंगा कभी मौका मिला तो दीपांशु भाई, जैसे कि आपने कहा आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, लेकिन डूसू का एक बहुत बड़ा मिथ है कि इसमें सिर्फ रिच या फिर वो ही बंदे लड़ सकते हैं जो कि पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं। तो इस चीज पे आपका क्या कहना है? मैंने भी एक आपको बात कही कि भाई मैं पॉलिटिक्स में क्यों आया, रिप्रेजेंटेशन, व्यूज। और अगर डूसू का इलेक्शन स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन है, स्टूडेंट की वॉइस की वह बात होती है, स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। तो अगर किसी के साथ स्टूडेंट है, मेरे भाई हैं जो मैंने कमाए इस यूनिवर्सिटी में 3 साल ग्राउंड पे रह के, हर चीज़ अपने आप हो जाती है, क्योंकि वो मजबूती से मेरे साथ खड़े, मैं उनकी आवाज़ बन रहा हूँ, तो और मजबूती से मेरी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो इस वजह से कभी दिक्कत आई नहीं। आज मैं जैसे इस कैंपेनिंग में बताऊं थोड़ा, अभी की स्टोरी थी। मैं आर्टिका गाड़ी से चलता था, आर्टिका थी मेरे पास, वो भी घर वालों से ली थी। शुरू में तो मेट्रो में घूमा, बसेस में घूमा, पैदल भी 5-5 किलोमीटर भी, 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल। हितेश भाई के इलेक्शन में भी, रौनक के में भी पैदल भी रहते, सारी चीज होती। इस इलेक्शन में अर्टिगा, तो लोग कह देते थे कि यार दूसरे कैंडिडेटों की फॉर्च्यूनर खा ली है, इसकी अर्टिगा में 15 लोग भी बैठ जाते हैं। तो भाई थे, कभी महसूस ही नहीं होने दिया, क्योंकि सबके मन में था यार अपना भाई है, इसके साथ लगना है। और आज शायद वही भाई है कि मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ती, मेरे को पता भी नहीं होता मैं कौन सी गाड़ी में बैठा हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं, मेरे को होता भाई मिल रहा हूँ आगे लोगों से। रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, अभी 3 से 4 दिन पहले की बात है, कैंपेनिंग चल रही थी, बारिश का सीजन चल रहा है, ट्रैफिक जाम था पूरा, चल रही, मैं गाड़ी में बैठा था, ठीक सी थी कोई गाड़ी, शायद डिफेंडर थी, पता नहीं, हाँ डिफेंडर थी। हम बैठे थे, मैं कैंप जाम लगा था, मैं यार तुम 1 घंटा वेस्ट करा दो जाम में। मैं उतरा ऑटो में बैठ के, मैंने भी देखी थी भाई, मैं ऑटो पकड़ के और चला गया। सारे बच्चे देख रहे थे भाई आएगा, भाई एक वो हो जाती कि भाई आ रहा है कैंडिडेट, तो सब गेट पे वेट कर रहे होते। बारिश आ रही थी, बारिश में ही वेट कर रहे थे, 1.5-2 घंटे से वो खड़े थे, बारिश में वेट कर रहे थे। मैं ऑटो से पूछा, वो ऐसे देख रहे कि आएगा, मैं ऑटो में से निकला, वो सारे हाँ भाई आ गया। फिर वहां पे उन्होंने जीप खड़ी कर रखी, तो जीप में बिठा दिया। यार हमने, मेरा मतलब रहता है कि भाई मैं स्टूडेंट से जितना कनेक्ट कर पाऊँ, या सबसे बड़ी बात है अगर कोई स्टूडेंट 2 घंटे मैं भी तो उसी जर्नी से निकला हूँ, 2 घंटे में भी मेट्रो से ट्रैवल करे, अच्छे गाड़ी चलो इलेक्शन में मिल जाती है, भाई दोस्त ले आते हैं, आपस में करवा देते हैं। जब जो एक स्टूडेंट दुख फेस कर रहा है, एक प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, अगर मैंने वो फील नहीं करी, तो कोई रिप्रेजेंटेटिव बनने का फायदा नहीं है। बिल्कुल, उस चीज़ को आप जस्टिफाई नहीं कर रहे जब तक उन प्रॉब्लम्स में से मैं नहीं निकला, उन इश्यूज को मैंने फील नहीं करा। मेरी ये कोशिश रहेगी, जो जर्नी एक कॉमन स्टूडेंट ने जी है, जो मैंने जी है कॉमन स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी कॉमन स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने भी उन प्रॉब्लम्स को फेस करा। मैं 3 मेट्रो चेंज करके अपने कॉलेज पहुंचता था, और वो इतने लंबे लंबे इंटरचेंज, मेट्रो की भीड़, सुबह जाना, 2-2 घंटे ट्रैवल करके आना। कई बार ऐसा भी होता था क्लासेस कैंसिल हो जाती थी, इतनी दूर आए, फिर रिग्रेट होता था। ये तो भाई काफी लाइफ निकली ऐसे ही। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी
कई बार ऐसा हो जाता है गाड़ी जाम में फंस गई, मैं पैदल ऐसे निकल जाता हूँ। मेरे साथ वाले कई बार कैंपेनिंग में कहते हैं यार तू थोड़ा स्लो चला कर। मेरी आदत रहती है मैं नहीं 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 चलो चलो एनसीसी कैडेट थे ना भाई आप? ये सेम वर्डिंग होती है यार, यहाँ एनसीसी वाली चाल मत रख तू, यहाँ कैडेट मत बन। यार मेरे से नहीं हो पाता, वो कहते हैं स्लो चल। मैं यार जितने ज्यादा जल्द मैं मिल पाऊंगा वहां पे, मिल लूंगा जितने भी ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। मैं अपना फास्ट पेस रखता हूँ। कई बार मैच नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है क्राउड साथ में इतने होते हैं, सारे भाई होते हैं, मैं आगे आगे चला जाता हूँ, वो पीछे रह जाते हैं, फिर मैं पीछे देखता हूँ मैं कहाँ गए, वो आ रहे आ रहे आ रहे। अलग ही जर्नी रहती है वो भी। और ठीक है वो छोटी छोटी मोमेंट्स इतनी मोटिवेशन देती है। उसमें एक चीज और होती है, जैसे मेरे साथ के भाई है, मैं उनको फिर बोल देता हूँ मैं यार ये जितनी भी लड़कियां आई ये तुमसे तेज और तुम पीछे रह जाते हो, बस उनको मोटिवेशन मिल वो अलग मोटिवेशन, वो मेरे से ज्यादा पंप हो के फिर लग जाते हैं। वो अलग अलग पार्ट रहते हैं छोटे छोटे, मजा आता है। बिल्कुल। तो जैसे भाई आपने अभी ये तो कॉलेज जर्नी बात करी, तो आपकी लाइफ की जर्नी से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने काफी कुछ तो बता दिया, लेकिन फिर भी मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड से लेके मतलब आपके पापा क्या करते हैं, और अपनी एक कंप्लीट जर्नी बताओ आप। भाई मेरी स्कूलिंग हुई डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल से, शुरू से लेकर आखिरी तक मैं एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ। यूजुअली क्या रहता है दिल्ली एक स्टैंडर्ड रहती है भाई आप एक स्कूल चेंज कर रहे हो, 2 चेंज कर रहे हो, तो मेरे घर वालों का ये था कि भाई घर के पास स्कूल है, अच्छा स्कूल है, इसी में लड़का पढ़ेगा। शुरू से एक एकेडमिक स्टूडेंट रहा था, टीचर्स का बहुत फेवरेट था। आज टीचर्स डे भी है, मैं टीचर आज भी जैसे मैं टीचर्स डे था, मैंने सुबह सुबह विश करा टीचर्स को, सारे खुश हो गए, सबको पता भी चला। स्कूल से पास आउट होने के बाद भी मैं रेगुलरली स्कूल जाता था। टीचर्स बुला लेते थे कुछ बहाने से, कुछ काम से, कुछ भी, तो मैं 1-1.5 साल तक गया। कॉलेज में होने के बाद भी स्कूल तक गया, सारी चीज़ें, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी टीचर्स से। स्कूल में अच्छा स्टूडेंट रहा, फिर धीरे धीरे स्पोर्ट्स में आया, एनसीसी में रहा, और चीज़ें करी, तो पढ़ाई 9-10 में छूट गई थी, थोड़ी कम हो गई थी। वो एक बिल्कुल टॉपर से लेके थोड़ा सा मिड एवरेज कह लो, या मतलब वो 90-95% से मैं 80-85 पे आ गया था। फिर टीचर्स ने बोला यार तू तो टॉपर था, पढ़ लिया अगर। फिर कोविड आ गया था, कोविड में बिल्कुल ही छोड़ दी थी पढ़ाई। वो तो भाई 11th में था तब मैं, तो कुछ मेरे टीचर्स का वो है ना, बहुत रोल रहा मेरी लाइफ चेंज करने में। स्पोर्ट्स वाले, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स की टीचर्स का, वो जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, पुश करते थे मेरे को, तू पढ़। और उसी मोटिवेशन से मैंने फिर 12th में अपनी स्ट्रीम टॉप करी, स्कूल टॉप करा वहाँ पे। तो काफ़ी कुछ जर्नी में रहा, बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए, कुछ चीज़ें मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया। मेरा एक मेन मोटिव था स्कूल में कि भाई मेरे को स्टार स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनना है। मेरे भाई ये रहता था कि हाँ ये चीज़ है तो फिर ये करनी है, वो करनी ही होती थी। तब नहीं कर पाया, टीचर्स भी कहते थे। फिर मेरी आज भी डायरी रखी हुई है जिसमें मैंने लास्ट दिन सारे टीचर्स से अपने बारे में नोट्स लिखवाए थे, किसी ने अपनी बेस्ट विशेस दी थी, तो उसमें लिखा है यू आर ऑलवेज अ स्टार फॉर अस। क्योंकि मैं उन मैम को हमेशा बोलता था कि मैम मैं स्टार स्टूडेंट ऑफ द ईयर क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि उस साल वो कोविड वाला बैच था तो वो अवार्ड ही नहीं दिया था। तो वो मन में रहती है चीज़ें छोटी छोटी, मेरे को आज भी कहती है यार मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। इलेक्शन की बात करूँ, पहला इलेक्शन स्टूडेंट यूनियन का जो स्कूल में हुआ था, वहां से मेरे थोड़ा पॉलिटिक्स में था भाई। पॉलिटिक्स में भी इतना नहीं था, मेरा ये था कि पर्सनालिटी मेरे, वो सारे बोलते थे कि यार तू जा, तू ये कर वो कर, सारे दोस्त बोलते थे। तब मैं थोड़ा वहां पे भी इलेक्शन लड़ा था, सबको हो गया हाँ भाई ये अच्छा है, ये जीतेगा वो। मेरा ये रहता था मगर सारे साथ के दोस्त हैं, सारे के सब बॉन्डिंग अच्छी है, मैं अपना इलेक्शन की मैं थोड़ा और चीज़ों में भी लगा रहता था। फिर हमारा पूरा ग्रुप होता था, सारे कैंडिडेट लड़े थे ऊपर से नीचे तक, तो उसमें सबसे शरीफ था मैं, वो सारे थे शरारती, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ करा है। तो फिर हो गया यार ये जीत गए ना सारे, इनमें से एक भी जीत गया तो ये फिर मानेंगे नहीं। सारे ही हार गए इकट्ठे, पूरा ग्रुप। कुछ उन्होंने कांड कर दिया था, सस्पेंड हो गए थे, मैं अकेला बचा था, क्योंकि हम ये शरारती थे बट कभी बदतमीजी नहीं करते थे, कुछ भी बुरा नहीं करते थे भाई, कुछ गलत कराओ चीजें अच्छी, मतलब वो एक टीचर भी कहती थी अच्छी शरारतें करते हो तुम, क्लास में माहौल बना लिया, थोड़ी भाई बातचीत हो गई, कभी कभी बहस कर ली, बट रिस्पेक्ट करते थे। और उसी रिस्पेक्ट का फायदा टीचर्स भी हमें बॉन्ड, मतलब स्कूल में रहता ना सबसे खतरनाक टीचर कोई है तो उसके हम फेवरेट होते थे, जिसे पूरा स्कूल रहता था वहां पे फेवरेट होते थे कि हाँ ये शरारत भी करेंगे तो अच्छी करेंगे। काफी कुछ स्कूल में रहा, फिर कॉलेज में आया। कॉलेज में आते ही मेरी सबसे पहले ट्रेजेडी हुई थी, सीयूटी में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, बट मेरे को अलॉट हुआ शहीद भगत सिंह इवनिंग, क्योंकि मेरी लास्ट प्रेफरेंस फर्स्ट पे आ गई टेक्निकल ग्लिच की वजह से।
रिग्रेट हुआ बहुत, अंदर से उस टाइम पे डाउन हुआ यार, मैं टॉपर था, मेरे साथ के मेरे से अच्छे कॉलेजेस में, मैं इवनिंग में, वो भी बीए प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम। मेरे को पॉल साइंस ऑनर्स करना था, मेरा पॉल साइंस में इंटरेस्ट था, यूपीएससी वाला बनना था। तो वो हुआ कि भाई रिग्रेट हुआ, बट आज मैं उस रिग्रेट से बाहर निकल के आया, मैं थैंक यू करता हूँ उस चीज़ को। अगर शहीद भगत सिंह इवनिंग नहीं होता तो शायद आज मैं इलेक्शन ना तैयारी भी नहीं कर रहा होता, होता। क्योंकि सुबह निकलता था, घर वालों को ही रहता था पढ़ने जा रहा है, सुबह से लेके शाम तक चल रहे होते थे, घूमते थे, कैंपेनिंग ऐसे कैंपेनिंग भी नहीं, मतलब ठीक था, कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहे होते थे। में। शुरू के 1 साल तो कुछ ये नहीं था कि भाई पॉलिटिक्स में ही कुछ करना है, एक्सप्लोर करते, मेरी आदत रहती है, नई नई क्यूरोसिटी इतनी रहती है कि नई चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, जो सामने आ रहा है वो करके देखना है। इसीलिए जब मैं कॉलेज में आया, मैंने पहले दिन ही हर सोसाइटी का ऑडिशन दिया था, शायद 6 से 7 सोसाइटीज में सेलेक्ट हो गया था। थिएटर सोसाइटी की वर्कशॉप्स में गया, डिबेटिंग सोसाइटी थी, फोटोग्राफी सोसाइटी थी, एनजीओ थी, आरएम ऑर्गेनाइजेशन में मैं था, रोटरा क्लब में मैं था, तो मैंने काफ़ी चीज़ें करी। फिर धीरे धीरे जब पॉलिटिक्स की तरफ आते गए, थोड़ी 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 चीज़ें छूटती गई, बट मैंने हर चीज़ को फील करा। जो डीयू में एक स्टूडेंट, कॉमन स्टूडेंट सपने लेके आता है कि उसे आगे एक्सपोजर मिलेगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने करके देखी। तो उनमें जितने भी ड्रॉबैक्स है डीयू ने फील करे, तो मेरी एक ये कोशिश रहती है, आज भी मैं जाके अगर कॉलेज में जाता हूँ कि मैंने उन चीज़ों को फील करा है, तो मेरी कोशिश रहेगी आगे आने वाले बैचेस और स्टूडेंट्स को फील ना करनी पड़े। उस तरीके से मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा, बिल्कुल, क्योंकि जो मैंने फील करा, जो मैंने इश्यूज फील करे, वो आगे आने वाले स्टूडेंट्स को फील ना करना पड़े। उन सबको लेके मैं उनकी आवाज़ बनूंगा। तो भाई ये तो बात जर्नी की हो गई और रिसेंट की होगी। अब सबसे मेन क्वेश्चन ये होगा, आप एनएसयूआई में आप एक्टिव कब से हो? यार एनएसयूआई में एक्टिव मैं बता रहा हूँ कॉलेज के फर्स्ट डे से ही हो गए थे। कॉलेज में वेलकम करते हैं, मतलब रहता है, हर ऑर्गेनाइजेशन रहती है, मैं आए, कुछ मेरे को पहले से पता था एनएसयूआई के बारे में, मैं थोड़ा दिल्ली में ही रहे हैं, तो दिल्ली में डूसू के बारे में भी पढ़ते हैं, न्यूज़ में स्कूल टाइम में भी होते थे डिस्कशंस, वो पता था मेरे को। एक अच्छी भी लगती थी आइडियोलॉजी की, भाई हाँ जैसे मैंने पहले ही बताया, फ्रीडम है और आगे बढ़ाते हैं, एक कहीं ना कहीं स्टूडेंट इलेक्शंस के बाद भी आगे प्लेटफॉर्म देते हैं फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए भी कह लो, या फ्यूचर में आपको कहीं भी सेटल होना है, ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटिक्स में, हर फील्ड में आपके ग्रूम करने में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी फील्ड है, चाहे आप यूपीएससी, मैंने कितना एनएसयूआई में जब मैं ज्वाइन हुआ, मैंने देखा कितने ही हमारे सीनियर्स थे जो भाई लॉ बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में है, तो पता चला यार हर फील्ड से बंदे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यार हर फील्ड का बंदा वहाँ पे है, व्यूज रिस्पेक्ट हो रहे हैं, हर की थॉट प्रोसेस सबकी अलग अलग है, उसमें सबको रिस्पेक्ट देना, रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कहते हैं ना, देश भारत डाइवर्सिटी है इंडिया में बहुत, तो वहाँ पे हर किसी डाइवर्सिटी वाले व्यूज को रिस्पेक्ट मिलती है और आगे बढ़ाते हैं, सबसे अच्छी बात। ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे ज्वाइन हुआ था पहले दिन से कॉलेज के, और उससे पहले से भी मैं मतलब पढ़ता तो था ही, सोचता रहता था, तो क्योंकि मेरा एक वो था ना, जब मैंने बताया कि मेरी जर्नी शुरू हो गई थी वो यूपीएससी एस्पिरेंट वाली, तो न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था। तो जब मैंने बताया 8th क्लास में था ना मैं, जब वो यूपीएससी वाला सीन आया, तो तब डूसू में प्रेसिडेंट बने थे एनएसयूआई से, तो तब से मेरा हाँ था, मैं पढ़ता रहता था, लाइक 2017 के आसपास, तो सीध हाँ 2017-18 ये सब, तो वहाँ पे मैं पढ़ता रहता था, एनएसयूआई के बारे में पढ़ा कुछ, वो एक रहता है ना, आप देखते हो नहीं यार ये क्या चीज़ है। मेरे हर चीज़ में यही हुआ था, जब मैं 5th क्लास में आया स्कूल में, जैसे हमारा जूनियर सीनियर विंग था, सीनियर विंग में आया तो हमने वो असेंबलीज होती थी, उसमें एनसीसी कैडेट्स दिखते थे, यार ये क्या है, ये बनना है, और शुरू में ये पुलिस वाले पुलिस वाले हैं, ये करना है, तो ये करना था, तो वो करा 9th में आगे वो करा। फिर ये होता था, हमारे वो प्रीफेक्ट्स के बैचेस मिलते थे, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन मैंने बताया, वो घूमते थे, सबको माइंड करते, लाइंस बनवाते, डेकोरम डिसिप्लिन मेंटेन, मैं यार ये भी करना है, वो भी करा। फिर हम जैसे निकले स्कूल के बाद, प्रैक्टिस होती थी स्पोर्ट्स वालों की, यार ये रुके हुए हैं, इनको बढ़िया डाइट वाइट मिलती है, ये ग्राउंड में रहते हैं, इन्हें क्लासेस में भी नहीं जाना, सारी चीज ये भी करना है, कैसे ना कैसे स्पोर्ट्स में भी जाना, तो जो दिखता था वो करना है। फिर यूनिवर्सिटी में जब मैं आया, तो मेरे मन में ये था कि या तो मैं थिएटर करूंगा, थिएटर में जाऊंगा, क्योंकि थिएटर के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, थोड़ा बहुत। फिर आके फिर वो पॉलिटिक्स वाला हो गया। पॉलिटिक्स में भी ये नहीं था कि मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ना है, इन्वॉल्व होना होता है,
जो मतलब मन की एक सेटिस्फैक्शन हो। धीरे धीरे आज भी अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मेरे साथ वाले जितने भी मेरे भाई थे, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ, उन्होंने बोला कि यार तू क्यों नहीं कर रहा, जब तू 2 इलेक्शन से एक्टिव था, तूने इतना किया, मेहनत करी सबके लिए, तो तू खुद क्यों नहीं कर रहा। फिर धीरे 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 मोमेंटम मिलता गया। प्रोटेस्ट में तो मैं हमेशा से ही जाता था, जाते थे। मैं इनफैक्ट मैं अपने बर्थडे वाले दिन भी प्रोटेस्ट में जा रखा था। एक तो घर वाले बोले कहाँ पे, मैं एक प्रोटेस्ट में आ रखा हूँ। मैं तेरे बर्थडे से मतलब, मेरे दोस्त बोले यार हम आ रहे हैं, कहाँ पे है तू? मैं यार मैं प्रोटेस्ट में आ रखा हूँ। बोला यार आज के दिन तो मान जाता यार, बुला लिया और मैं पता चलने के बाद तो नहीं रुका जाता, मैं आ गया। फिर मैं प्रोटेस्ट में से आया, उस दिन डिटेन कर रहे थे, मैं डिटेन नहीं हुआ। मैं यार डिटेन कर लिया तो बर्थडे खराब हो जाएगा, जा नहीं पाऊंगा, वो सारे पार्टी वार्टी करने बैठे थे। फिर मैं वहां से प्रोटेस्ट के बाद निकला, केक वेक कट करा। प्रोटेस्ट से मेरी अलग ही हो रही है, कहीं भी हो रहा हूँ मैं। अभी भी कैंपेनिंग चल रही थी, फिर भी मैं शहीद भगत सिंह, मेरा खुद का कॉलेज है, वहाँ पे फी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। 2 दिन मैं वहीं पे रहा, रात को वहीं पे सोया, सारी चीज़ें वो मेरा ही रहता। अभी कैंपेनिंग में मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। साउथ कैंपस में कैंपेनिंग कर रहा था, ईआर और एनए के काफ़ी इश्यूज डीयू में चल रहे हैं, उसमें मैंने पहले भी वर्क किया था। सबसे ज़्यादा ईआर और एनए वाले इशू पे मैंने खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा पेन लेके वर्क किया। तो उस दिन भी साउथ कैंपस में चल रही थी कैंपेनिंग, मेरे पास फोन आ गया, मैं यार मैं आ रहा हूँ। बहुत दुखी हो गया मैं भी कि अभी तक क्यों नहीं ये सॉल्व कर रहे। वहां जाके फिर बैठ गया टीचर्स के साथ में, यार कर क्यों नहीं रहे। क्योंकि एक कॉमन स्टूडेंट मतलब इतना परेशान हो जाता है एक एडमिन की लाइन में, यार किसी को इंटर्नशिप्स करनी है, कुछ भी करनी है, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए उसे इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, वो छोड़ देता है। ट्रू, बिल्कुल। और उसके से फिर ये होता है, वो छोड़ देता है तो उसके पीछे उसका कितना करियर में फिर डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं। बिल्कुल। वो मैं बहुत दुख फील हुआ कि मेरा ही, जब मैंने जर्नी बताई कि मेरा टेक्निकल ग्लिच हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो वहां से मेरे अंदर बहुत रिग्रेट था। मैं यार ये इन चीज आगे नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी आई उस साल के बाद। अब की बार एडमिशन प्रोसीजर्स मैंने देखा, उसमें ट्रांसपेरेंसी आई कि भाई कट ऑफ मार्क्स दे दिए। उस पर मैंने एप्लीकेशन भी दी थी पहले ही कि भाई हाँ एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का जानने का हक है। धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी आ रही है और मैं कोशिश करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में और इन सारे प्रोसीजर्स में ट्रांसपेरेंसी आए, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता हो। ईज करने के लिए आप सिस्टम ला रहे हो ऑनलाइन, बट उसको आप, मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी में या कहीं भी, पॉलिसीज आती है, एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। वो एग्जीक्यूशन बहुत एक क्रूशल पॉइंट है। अभी 4 ईयर यूजी प्रोग्राम आ रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसके ऊपर स्टूडेंट इतना परेशान है, आज तक क्लैरिफिकेशन नहीं है कैसे उनकी क्लासेस लगेंगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन एग्जिट स्कीम, मतलब इतनी क्वेरीज आज भी आ जाती है, जबकि वो प्रोसीजर खत्म हो चुका है। वही फॉर्म्स बंद हो चुके हैं एग्जिट को लेके, फिर भी स्टूडेंट्स के मन में एक वो रहता है कि यार कि क्या है, कैसे होगा सारी चीजें। तो वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है। स्टूडेंट्स को छोड़ो, टीचर्स को भी क्लैरिटी नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एनईपी आई, एनईपी में जो स्किल के सब्जेक्ट आए, एसईसी आया, बीएसी आया, वैल्यू एडिशन कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, इनके सब्जेक्ट्स होते थे। इनके सब्जेक्ट्स में आज तक क्लियरिटी नहीं थी, सिलेबस कैसे क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं। एक बच्चा जो स्किल लेने के लिए वो सब्जेक्ट ले रहा है और उसको एक ऐसे टीचर पढ़ाया जो प्रोफेशनली उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, जिसकी वो नहीं है, तो उसको सिलेबस में एक्सपर्टीज नहीं है। मैं कई बार क्वेश्चन कर देता था क्लास में, ऐसा क्यों क्यों नहीं, या ये बताओ हमारे प्रैक्टिकल्स क्यों नहीं हो रहे। रिसेंटली मैंने बोला भी था इस चीज पे कि प्रैक्टिकल की सेंस नहीं रहती, क्योंकि उस प्रैक्टिकल तो होनी, तुम थ्योरी पढ़ा रहे हो। हाँ बिल्कुल। स्किल तभी तो डेवलप होगी जब प्रैक्टिकल्स आप पढ़ाओगे। प्रैक्टिकल्स होंगे, उसमें आपकी स्किल का टेस्ट होगा, सारी चीजें होंगी। कहने को स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, बट उसमें स्किल तो डेवलप हो ही नहीं पा रही, तो तभी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्स की कोई सेंस नहीं रह जाती। वो चीजों में मैंने बहुत क्वेश्चन करा कि चीजें आ जाती हैं पर वो आने के बाद आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं होती, एग्जीक्यूट तरीके से नहीं हो पाती। कितनी ऐसे पॉलिसीज है, मैं पढ़ता रहता हूँ बीच बीच में यार, इतना ज्यादा मतलब बजट एलोकेट होता है अलग अलग चीजों पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिलता है, बट वो आगे नहीं हो पाती चीजें। वाईफाई को लेकर कनेक्टिविटी इतना बड़ा मेजर इशू है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं कितनी बार, जैसे 2-3 कॉलेज तो ऐसे में पहुंचता हूँ, फोन करने लगूँ भाई मैं आ गया हूँ, फोन ही नहीं लगता, कनेक्टिविटी नहीं है, नेटवर्क नहीं आते। लक्ष्मीबाई कॉलेज में अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, मैं गार्ड से मिल रहा था, मैं कहा क्या प्रॉब्लम है वो, तो खुद बोली यार मैंने खुद फेस करा, वहाँ पे इतने पेरेंट्स आ रहे, पेरेंट इतने पैनिक हो गए यार, फ्रेशर कोई आ रहा है अंदर, उनका कॉल नहीं लग रहा। नए नए गर्ल्स कॉलेज में फीमेल स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा वो हो जाता है स्ट्रेसफुल, वही कुछ ना हो जाए, वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। और 67 करोड़ का फंड बजट एलोकेट हुआ है सिर्फ वाईफाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, फिर भी कनेक्टिविटी नहीं है।
तो वही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिक्कत ही यहाँ पे आती है, पॉलिसीज आती हैं, फंड्स मिलते हैं, एलोकेट होते हैं सारी चीज़, बट उनको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बेसिकली मेरी ये कोशिश रहेगी ट्रांसपेरेंसी हम लेकर आए, अकाउंटेबिलिटी हो, कौन अकाउंटेबल है किस चीज़ के लिए, वो स्टूडेंट्स को पता हो। आज स्टूडेंट क्यों परेशान रहते हैं, एक छोटा सा अगर काम करवाना है, अगर मैं उस चीज़ प्रोसीजर मेरे को पता है तो मैं उस काम को जल्दी करवा सकता हूँ, एफिशिएंटली करवा सकता हूँ। बिल्कुल वही काम एक स्टूडेंट को क्या होता है, जैसे NER के इशू थे, मैंने उस पर बहुत वर्क करा तो मेरे को समझ में आ गया था भाई ये दिक्कत है, तो इस पर एप्लीकेशन है, ये एक नोटिस आया हुआ है, इसका रिप्लाई यहाँ से बनवा के ऐसे ऐसे करना है, प्रोसीजर पता था। वही एक स्टूडेंट के साथ क्या होता है, पहले कॉलेज से उसे यूनिवर्सिटी भेजते हैं, विंडो 7 नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस का कॉलेज है, वहां से वो साउथ जाता है, साउथ से नॉर्थ आता है कॉलेज, वो उसी सर्कल में फंस के रह जाता है, लूप में रह जाता है लूप में रह जाता है। यही उसे एक प्रोसीजर की क्लैरिफिकेशन हो, एक अवेयरनेस हो, टीचर्स की भी स्टूडेंट्स की भी, बिल्कुल जिसमें चीजें बताई जाए, क्लैरिफिकेशन दी जाए, तो काफी इजी सिस्टम में आ सकती है। ट्रांसपेरेंसी हो, ऑनलाइन पोर्टल्स हो, मेरे कॉलेज में थे तो वहाँ से मेरे को सिस्टम ईजी लगा, और धीरे धीरे बाकी कॉलेजेस भी इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन पोर्टल्स हो, जिसमें जब मैं फर्स्ट ईयर आया हमें टाइम टेबल नहीं पता थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत आती थी। मैं आज भी कहता हूँ अपनी स्पीचेस में कि भाई पहला हफ्ता हमारा, आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हो, पहला हफ्ता एडमिन के सामने निकल जाता है एक स्टूडेंट का, यहाँ जाओ कितना वहाँ जाओ, परेशान, ये यहाँ करो। जाओ वहाँ जाओ, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओ, टाइम टेबल पता करो, फीस ले पिए वो। तो ऑनलाइन अगर पोर्टल्स होंगे तो ये चीजें हम कॉम्बैट कर सकते हैं। बिल्कुल तो उसके लिए मैंने काफी जगह इनिशिएटिव लिए हैं। वो आइडियाज अगर आप ग्राउंड पे रहते हो तो अपने आप आ जाते हैं, स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स की क्या मांगे हैं, वहां से पता चलती रहती है, तो मैं वहां पे इश्यूज को रेज भी करता हूँ उस हिसाब से। ऑनलाइन पोर्टल वाला बहुत एक मेजर इशू रहेगा। अब क्या है, मैं नॉर्थ और साउथ कैंपस के बीच में एग्जामिनेशन ब्रांच की बताऊं, नॉर्थ में समर्थ पोर्टल है, ई समर्थ पोर्टल, हाँ समर्थ पोर्टल है, जिसमें सारी आपको रिजल्ट से लेके सारी चीज़ों के बारे में मिलती पता है। चल जाता है, अपडेटेशन भी हो जाती है। उनके पास एक ऑनलाइन सिस्टम है चीज़ों को टैकल करने का। साउथ कैंपस में वो नहीं है, वहाँ पे फिजिकली आज भी चीज़ें चलती हैं, उन्हें फिजिकल भी करने पड़ते हैं वर्क और ऑनलाइन भी करने पड़ते हैं, तो वो वर्क में डिले हो जाता है और उसको फेस स्टूडेंट कर रहे हैं। तो एक सिस्टम ऐसा है कि एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल हर चीज़ के लिए हो, जैसे अभी हॉस्टल्स को लेके सेंट्रलाइज्ड पोर्टल आया है, तो हर चीज़ को लेके सेंट्रलाइज चीज़ें हो, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, वर्क में ईज भी होगा और ईजी एक्सेसिबिलिटी होगी इस चीज़ से। तो उस पर भी हम वर्क करेंगे, करा भी है। मैं काफ़ी चीज़, मैं ये होता है दिखाता नहीं हूँ, मैं एप्लीकेशन हर चीज़ की दी, जहाँ से जो काम होना है वो करवाया, क्योंकि वेलफेयर तभी हो पाता है ढिंडोरा पीटने से पहले। अगर आप काम कर रहे हो तो काम से स्टूडेंट्स का फायदा, वो अपने आप ढिंडोरा पीट देंगे आपके लिए सच्चाई है कि आप भाई ने हमारी मदद करी, हमारे लिए काम करा, हमारी आवाज़ बने। ये हुआ भी, NER के कितने ही मेरे साथ के और भी लोग करवा रहे थे, रिजॉल्व करवा रहे थे। वो क्या करते थे, डाटा तो ले लिया, उस पर वर्क नहीं कर पाए या मदद नहीं कर। मेरी ये आदत थी, अगर मैं कैंपेनिंग भी कर रहा हूँ और अगर 2 स्टूडेंट वहाँ पे इकट्ठे हो गए आ गए, मैं जाता था, क्योंकि अगर आप क्योंकि मेरी मदद कोई नहीं कर पाया था जब मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे साथ टेक्निकल ग्लिच हुआ, मेरे मन में वो बहुत चीज़ रहती है कि अगर एक भी स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन से दिक्कत आ रही है तो मैं करूँ, उसकी आवाज़ उठाऊँ, जितनी कोशिश हो सकती है उसके रिजॉल्व करवाने की कोशिश करूँ। वहाँ से मैंने काफ़ी सोच लिया था कि भाई हाँ, जो मैंने फेस करा इस यूनिवर्सिटी में, वो आगे कोई भी फेस नहीं। वहाँ से पॉलिटिक्स में आए। दीपांशु भाई, अभी एक लॉबी चलती आ रही है, पहले हितेश भाई, फिर रौनक भाई और फिर आपकी, तो क्या लगता है कौन सी पोस्ट पे लड़ोगे आप? भाई पहले तो लॉबी नहीं, मैंने तो भाई कमाए यूनिवर्सिटी में, जिसके साथ करा एज अ भाई। मैंने कभी पॉलिटिक्स के उससे किसी की मदद ही नहीं करी, मदद ही नहीं करी। जिसके साथ लगे एज अ भाई लगे, और वो भी मेरे साथ एक भाई की तरह खड़े हैं। बिल्कुल, मैं किसी का ये नहीं कहता कि भाई, वो मेरे को कैंडिडेट मानते ही नहीं है, छोटे भाई की तरह सब मेरी मदद करते हैं यूनिवर्सिटी में। जिनके साथ भी मैं जुड़ा, जिनकी मदद करी मैंने सबकी, तो एज अ भाई आज मेरी मदद कर रहे हैं। और पोस्ट की बात तो मैंने शुरू में ही जो बात कही थी, मेरे को पोस्ट से इतना वो नहीं है, पोस्ट जो संगठन को सही लगेगी या जो सिनेरियोज होंगे उसके हिसाब से होगी, बट रिप्रेजेंटेशन की बात, कि कॉमन स्टूडेंट की मैं आवाज़ बन पाऊँ, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे पाऊँ जहाँ पे उनके व्यूज़ रिस्पेक्ट हो, उनकी एक वॉइस हो, उनके व्यूज़ की रिप्रेजेंटेशन हो, जो इश्यूज वो फेस कर रहे हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो। तो मेन मेरा मुद्दा रहेगा, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बन पाऊँ, और जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का टैग दिया जाता है उस टैग को जस्टिफाई करूँ, क्योंकि मैंने ये फील करा कि एक स्टूडेंट और एक एक्टिविस्ट के बीच में बहुत बड़ा गैप आ चुका है। बिल्कुल,
वो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि आगे आ रहे हैं। हर साल वही मुद्दे, उन्हीं पे बातें करना, वादे होते हैं और उनपे कोई काम नहीं करता। एक ही मैनिफेस्टो, मेरी एक ही आदत रहती है कि मैं काम करवाऊं और तब आगे बढ़ूं। तो वो हेजिटेशन में स्टूडेंट्स के बीच में से खत्म कर दूं कि अगली बार अगर कोई स्टूडेंट एक्टिविस्ट उनके बीच में जा रहा है तो उनको वो सुने भी, क्योंकि उनके मन में ये रहेगा हाँ यार ये हमारी बातें कर रहा होगा, हमारे लिए बात कर रहा है, आगे जाके हमारे इश्यूज को रेज करेगा। जिस दिन वो हेजिटेशन खत्म हो गई तो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसीजर में, और तभी उनकी रिप्रेजेंटेशन जस्टिफाई हो पाएगी, तभी एक आइडियल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। बिल्कुल। तो वो आइडियल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनने की मेरी कोशिश है कि उनके व्यूज, उनकी जो इश्यूज मैंने फेस करे, उनके बीच से मैं निकला हूं, तो उनको मैं आगे उनकी आवाज बन पाऊं, उनका फेस बन पाऊं, क्योंकि हर कोई पॉलिटिकल उसमें सिनेरियो में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। सबके डिफरेंट व्यूज होते हैं, डिफरेंट उनकी टर्म्स होती है कि उन्हें ये करना है वो करना है डीयू में आके। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अगर उन चीज़ों को उनको अगर रिप्रेजेंट करने की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो सच्ची रिप्रेजेंटेशन उनको दे पाऊँ एक कॉमन स्टूडेंट की, जो एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बने और उनकी आवाज़ रखे, ना कि अपने पर्सनल चीज़ों में वो लगा रहे कि भाई हाँ आगे पॉलिटिक्स करनी है तो मैं डूसू लड़ लूँ। तो वो आवाज़ बनने की मेरी लड़ाई रहेगी। पोस्ट कोई भी, मेरे को रिप्रेजेंट करने से मतलब है कि मैं अपने स्टूडेंट जिन्होंने मेरे को भरोसा करके अगर वो मेरे को वोट करते हैं तो मैं उनकी आवाज़ बन के वो रिप्रेजेंट, तो उस रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई में लड़ूंगा, पोस्ट चाहे कोई भी। ठीक है भाई। तो जैसे आपने देखी होगी जो लास्ट ईयर हमारी जो करंट मतलब लास्ट ईयर हमारी यूनियन थी, बहुत ज़्यादा क्रेजी थी। मतलब इतने सारी चीज़ें हुई इस यूनियन में, प्रेसिडेंट के साथ, रौनक खत्री भाई के साथ, लोकेश भाई के साथ, और अभी तो मतलब कुछ डिफेम भी करा जा रहा है कुछ कैंडिडेटों को। तो उस चीज़ पे आपको क्या कहना है? देख सबसे वो होता रहता है, पॉलिटिक्स है, वो कहते हैं ना राजनीति। तो राज की नीतियों में ये नीति चलती रहती है, कोई किसी को डिफेम करता है, कोई अपने आप को पॉजिटिव दिखाता है, कोई किसी को नेगेटिव करता है, वो चलता रहता है। मैं पर्सनली उन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं। मेरा एक मेन जो है टैगलाइन कि मैं एज अ कॉमन स्टूडेंट जो मैंने फेस करा, मैं उनकी आवाज़ बनूं। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं, मैं स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स मेरे साथ किस उससे खड़े हैं, वो मैटर करता है। कि मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूं, उनकी बात करूं, उनके इश्यूज को साथ लेके चलूं, क्या चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि अगर आप उस लूप में फंस गए तो आप स्टूडेंट्स में नहीं रह सकते। मेरा रही आदत, मैं ग्राउंड पे रहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, क्या चल रहा है क्या नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोलता। अच्छा, तो एक बात हो रहा है कि जैसे अभी ड्यूरिंग कैंपेनिंग्स, प्री कैंपेनिंग्स, खूब इलेक्शंस में मतलब खूब ज़्यादा ग्रजेस हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं। उस चीज़ पे आपको क्या मतलब, उस चीज़ को आप कैसे टैकल करते हो? भाई मेरी एक भी लड़ाई नहीं हुई। नहीं, आपकी नहीं हुई, लेकिन और कैंडिडेट्स गए हैं, तो कभी वो लड़कियों के पता है साथ क्या बदतमीजी होता है, करी सब है। भाई सबको अलग अलग टर्म्स होते हैं। वही जो अभी आपने रिसेंटली पूछा, मैंने बताया राजनीति है, हर कोई नीतियां खेलता है। हमने तो राजनीति से मतलब नहीं रखा भाई, हमने तो कार्यनीति करी, कार्यनीति कह लो, छात्रों के लिए करा, जो भी करा, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। अगर आप स्टूडेंटों को साथ लेके चलोगे ना तो आपके झगड़े होंगे, हम्म ना सामने वाला आपसे झगड़े करेगा, हम्म क्योंकि आपके साथ स्टूडेंट खड़े होंगे। स्टूडेंटों से हर सब डरते हैं। सबसे बड़ी ताकत इस दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स बिल्कुल। चाहे वो शासन प्रशासन कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हो। जहाँ स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए तो वहां आपके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से ही तो है। बिल्कुल। तो सबसे मुख्य पार्ट अगर आपके साथ खड़ा है तो किसी से कोई डर नहीं, सब आपके साथ हैं। और अगर एज अ भाई वाली चीज आप रखोगे, बॉन्डिंग सबसे रखोगे, सबको रिस्पेक्ट करोगे। मेरी आदत है, कोई अगर सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन से भी है, कोई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से है, तो स्टूडेंट ही आप रिप्रेजेंटेटिव हर किसी के बनोगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी बिल्कुल आइडियोलॉजी से हो, किसी को भी रिप्रेजेंट करता हो। ठीक। अच्छे लीडर की क्वालिटी यही होगी ना कि वो सबको साथ लेके चले, सबके व्यूज को रिस्पेक्ट करे। तो मैं हर किसी को रिस्पेक्ट देता हूँ, कोई किसी भी आइडियोलॉजी के साथ है भाई, मैं उसकी आइडियोलॉजी, भाई सबके पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल। वही है ना, मत भेद हो सकते हैं पर मन भेद किसी से नहीं मनभेद होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। मैं मन भेद नहीं आने देता किसी के लिए, तो इसलिए लड़ाई झगड़े वो अपने आप ही काउंटर हो जाते, कोई करता ही नहीं है। तो उन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ता मैं। मेरा मेन जो मोटिव है मैं उस पर रहता हूँ कि स्टूडेंटों की आवाज़ बनूँ, स्टूडेंटों को साथ लेकर चलूँ। वो साथ होंगे तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कितना ही बड़ा कुछ हो, स्टूडेंट आपके साथ खड़े तो आपकी आधी लड़ाई आप अच्छे से लड़ सकते हो। बिल्कुल भाई। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। हाँ, ये भी है। और एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा और ये था कि जैसे कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस टॉप आए हैं, जिनके एनआरएफ काफ़ी सिक्योर हुई है 100 कॉलेजेस में टॉप इंडिया के, लेकिन स्टिल इसमें एक सबसे मेन टॉपिक नहीं पढ़ाया जा रहा, विच इज़ एआई। आज के टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिसमें 90% जॉब्स वगैरह भी बिल्कुल मांगते हैं हर बिल्कुल। चीज़ में। तो उस चीज़ पे क्या मतलब पॉइंट है आपका?
मैं शुरू में भी आपको ये बात कही थी कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिसीज आती हैं, बजट्स आते हैं, बट वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। तो सेम केस मेरे को लगा एआई के साथ। अब सब कॉलेज में फी हाइक हो रहा है, फीस बढ़ रही है और भी चीजें हो रही हैं, वो कहते हैं हम फैसिलिटीज लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं होता। True. हर साल फंड आते हैं, फंड एलोकेट होते हैं, मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि सेम चीज़ों को, फैसिलिटीज़ को, डेस्क्स को दिखा देते हैं कि हमने नए कराए, वाइट वॉश करा दिया, ऐसे ही इतनी चीज़ें हैं। अगर आप ढंग से उस चीज़ों को पढ़ो कि भाई सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए, सेफ्टी टेस्टिंग होनी चाहिए कि बिल्डिंग ठीक है, डैम एनओसीज होते हैं, वो तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के काफ़ी कॉलेजेस में नहीं लेते। उनका भी बजट आता है और वो ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। एआई बहुत एक डिमांड रहेगी और मस्ट है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटीज वही कहता है ना, कहना है जरूरत ही आविष्कार की जर्नी है। तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एआई की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आगे आविष्कार हो पाएंगे, स्टूडेंट्स आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए मैं जरूर मुद्दा उठाऊंगा और लड़ूंगा भी, क्योंकि स्टूडेंट्स तभी बढ़ सकते हैं जब वो एक्सपोजर मिलेगा, तब नई नई फैसिलिटीज मिलेगी, स्टूडेंट एक्सप्लोर करेगा। जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रहती थी, मेरे टाइम पे अटल टिंकरिंग लैब्स आए थे, हाँ बिल्कुल, हम तो मैं उसमें घुसा, हाँ मैकेनिक्स में गया भाई, सेंसर्स के साथ भी खेले, आविष्कार की किट होती थी उसमें खेले, इंफ्रारेड सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, उनके बारे में पता चला, नई नई क्यूरियोसिटी थी। मैंने काफी प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया था। मैं एक किसान परिवार से जुड़ा हूँ, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैंने काम किया था वो था एग्रीबॉट। इट्स एग्रीबॉट कि भाई किसान के लिए कैसे ईज कर जा सकती है। तो उसमें हमने एक मॉडल बनाया था, प्रोटोटाइप था, कि एक सिंगल रोबो से सोइंग भी करो, सीडिंग, उसमें हम 3D प्रिंटर का यूज करके एक डेमो बनाया था, प्रोटोटाइप में, उसकी आपको फोटो भी शेयर करूंगा। तो उसमें क्या था, सोलर पैनल से वो ऑपरेट होता था, सोलर एनर्जी लेके, और उसमें ड्रिल थी, सोइंग पहले प्लोइंग करते थे वो, उसमें प्लोइंग में हमने 3D प्रिंट से बना रखे थे, सोइंग के लिए बीच बीच में उसकी हमने पूरी प्रोग्रामिंग करी थी कि 3 सेकंड ये चलता है, फिर रोटेट हो, 3 सेकंड बाद सो हो गई, फिर थोड़ा 3 सेकंड, मतलब ऐसे करके पूरी प्रोग्रामिंग करी थी कि वही सिंगल आपको प्लोइंग भी करके दे, सोइंग भी करके दे, आगे भाई उसकी हार्वेस्टिंग तक उस पे वही आगे कट्स लगा रखे थे ब्लेड्स की तरफ के, वो पूरी प्रॉपर प्रोग्रामिंग। हमने पहला काम अगर वो भी करा था कि भाई आए किसान परिवार से, मैंने जो मैं हर चीज उस पे करता हूँ कि जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी या जो मेरे आसपास के लोग कर रहे हैं वो आगे फेस ना करें। मैंने एग्रीबॉट पे काम करा था और वो हमारा सिलेक्टिव हुआ था, प्राइज भी जीतते थे, हमारी टीम सेकंड आई थी और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। आगे नहीं बढ़ा पाए उस चीज़ को इतना वो आगे, क्योंकि मेरा ये होता था वो क्यूरियोसिटी वाली चीज़, मैं मेन टीम में इतना नहीं रहता था, मेरे होता था मैं कर दिया ठीक है तुम फेस बनो। मेरे 2 दोस्त थे वो साइंस बैकग्राउंड से थे, आज उसमें से एक IIT में, दूसरे से मैं अभी टच में नहीं हूँ। अभी मेरी दूसरे एक पहले वाले से बात हुई थी कि भाई तू IIT में, क्योंकि मैं कैंपेनिंग कर रहा था, तो अब की बार क्या है, हैंड मेड है सब कुछ, चल रहे हैं, तो वो सारा हट गया है कि वो जो होता था पोस्टर बाजी प्रिंट में। तो मैंने उससे आइडियाज लिए थे कि यार मैं क्या क्या इनोवेटिव कर सकता हूँ, तो उसने काफी आइडियाज दिए थे, उससे रिलेटेड मेरी बात हुई, तब वो मेरे टच में आया। तो मैंने कुछ आइडियाज सोचे भी हुए थे, सोच भी रखे हैं, अभी भी उनको धीरे धीरे करेंगे। तो इनोवेशन का था, वो इनोवेशन मेरे अंदर वहां से है क्योंकि वो चीज आई, हमें फैसिलिटी मिली, एक वर्क करने के लिए स्पेस मिला, ग्राउंड मिला। वो ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में मस्ट है और ये होनी चाहिए, बिल्कुल, इसकी मांग हम उठा के रहेंगे। तो दीपांशु भाई, जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने स्टार्टिंग में जब आप उसमें आए थे यूनिवर्सिटी में, तो आपने बहुत कुछ चीज़ें फेस करी थी एकेडमिक में, तो आपने उसके पार्ट भी बहुत सारी चीज़ें फेस करी थी, तो क्या क्या भाई चीज़ें थी? काफी चीजें होती है, जैसे मैं बताऊँ, मैं एक्सप्लोर करने आया था, को करिकुलर एक्टिविटीज ही। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पता है क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे स्टूडेंट्स, क्यों एक्सेल नहीं कर रहे? पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी फेमस थी, कितने स्पोर्ट्स पर्सन देती थी, कितने मेडल दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आते थे, ट्रू, थिएटर सोसाइटीज में जाते, कितनी फेमस पर्सनालिटीज आप देखोगे, आज भी बोर्ड लगा रहता है कि हाँ ये हमारे कॉलेज। अब कम हो रही है वो चीजें, क्यों? क्योंकि वैसा ना तो फैसिलिटीज मिल रही है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, सोसाइटीज को फंड्स नहीं मिलते, उस वजह से स्टूडेंट एक डीमोटिवेशन सी आ जाती है, यार हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है, हम कैसे जाएं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये वो काफ़ी चीज़ें होती है। वहीं मैं बात करूं, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ था, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, तो वो एक रहता है मेरे मन में भी था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं आऊँ, आगे अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करूँ, ऑल इंडिया खेलें, या फिर स्पोर्ट्स कोटे से जिनके एडमिशन रहते हैं, कि स्पोर्ट्स पर्सन का तो पूरी लाइफ ही रहती है कि भाई वो अपने करियर को दे दे। बिल्कुल, और वहीं अगर उस करियर में एक सेटबैक आ जाए, ड्रॉबैक आ जाए, उसे फैसिलिटी ना मिले, तो वो फिर उसके लिए पूरी डिमोटिवेशन हो जाती है, वो छोड़ देता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा अगर स्पोर्ट्स पर्सन अब कम निकल रहे हैं, स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन हो जाते हैं, उन्हें फैसिलिटीज नहीं मिलती, ग्राउंड्स नहीं है,
कहने को जब आप फीस भरोगे तो दिखाया जाएगा भाई आपके कॉलेज में जिम भी है, ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी, बट जाके देखोगे कुछ भी नहीं है। ऑपरेशनल नहीं है। वो ऐसी पड़ी हुई है, हालात बिल्कुल ख़राब है उनकी। मैं काफ़ी अभी कैंपेनिंग के दौरान भी जाता हूँ ना, कहता हूँ, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है उसके अगर करियर में कुछ ड्रॉबैक आ जाए, क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ उस गेम को दे देता है और वो आगे ना बढ़ पाए तो उससे ज़्यादा बुरा उसके लिए कुछ नहीं होता। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रेसलिंग से कितने एडमिशन होते हैं, रेसलिंग के कितने ही मैट दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आप चेक करोगे तो शायद आपको मिलेंगे नहीं है। फेंसिंग जैसे गेम नहीं है जिसमें ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंटेशन के बाद एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एडमिशन होते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है। कितने ही बॉक्सिंग रिंग्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। जैसे मैं टग ऑफ वॉर खेलता था, मैं टग ऑफ वॉर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। टग ऑफ वॉर गेम ही नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसीजर के लिए, जो एडमिशन कोटा में उसे सीट मिले। कहने के लिए आप कितने भी स्पोर्ट्स फेस्ट देखोगे, एनसीसी फेस्ट देखोगे, उसमें टग ऑफ वॉर कराई जाती है। टग ऑफ वॉर एक बेसिक गेम रहती है कि हाँ हर चीज में स्पोर्ट्स इवेंट में होती है, फिर भी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं है। मैं नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट था टग ऑफ वॉर में, तो बढ़िया जीते थे। उसके 1.5 से 2 साल बाद मैंने रोप को हाथ लगा पाया, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टग ऑफ वॉर थी ही नहीं। वो भी एक हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट हो रहा था, एनुअल इवेंट था स्पोर्ट्स मीट, उसमें हमारे सर ने करवा दिया टग ऑफ वॉर। मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, मेरी सबसे हल्की टीम, मतलब वेट वाइज ये वो सब दिख रहे कि भाई हाँ ये तो पतले पतले कोई भी हरा देगा। हम टेक्निक वाले हाई सॉलिटी में इतने तगड़े तगड़े, सब देख के कह रहे यार इनको हरा दिया जीत जाएंगे, इनको हरा जीत जाएंगे। हम पूरा बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी से भाई टेक्निक से खड़े और जीत लिया। सबको लग रहा है यार मैं, क्योंकि बिल्कुल पतला सा हो गया था इलेक्शन के बाद, सारी चीजें थी यार, ये 50-60 किलो का लड़का और ये ऐसे कर रहा था, तो हम टेक्निक से वो रस्सा हिल ही नहीं रहा। तो तब यार ये फिर मैंने बताया, मैं यार दिक्कतें पता है इसलिए आ रही है कि फैसिलिटीज नहीं है। मैं कबड्डी भी खेलता, 3 साल मैंने डीएवी नेशनल खेला कबड्डी, क्योंकि डीएवी स्कूल का मेरे लिए बहुत रोल रहा। डीएवी से मेरे को बहुत एक्सपोजर मिला। डीएवी को मैं एज अ फैमिली मानता हूँ। मैं पास आउट होने के बाद भी डीएवी स्कूल के साथ टीम के साथ मैं रांची तक गया था सर के साथ, क्योंकि मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी। स्पोर्ट्स वाले वो कहते थे भाई साथ चलो, आप एक लक हो, ये है वो है, उनके साथ मेंटर कर लेते थे चीज़ों को। स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत रिग्रेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरा प्रायोरिटी रहेगी कि मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पे ज़रूर काम करूँ और करूँगा भी, बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो खुद फेस करा। कितने ही मेजर गेम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पता भी नहीं है आपको है। एक कॉमन बैकग्राउंड, मतलब क्या होता है, स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट्स में रियली मेहनत कर रहा है उसके पास फाइनेंशियली इतनी चीज़ें नहीं होती। टैलेंट वहीं चीज़ें रह जाती हैं, टैलेंट की रिस्पेक्ट नहीं हो पाती, उसे पुश नहीं मिलता। एक अगर जूडो की गेम ले लो, उसकी किट कितनी महंगी, अगर वही कोई भी चलो XYZ गेम ले लो, उसकी किट से लेके उसकी फैसिलिटीज के लिए अगर एक टैलेंटेड स्टूडेंट को मिल जाए, इंडिया में इतना टैलेंट है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहा है, उस टैलेंट को अगर पुश मिल जाए, फैसिलिटी मिल जाए, ओलंपिक में कितने ही मेडल लेके आ सकता है। आज की हालत देख लो तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने ही मेडल आ रहे हैं, बिल्कुल, कितनी चीजें कम हुई, क्यों? फैसिलिटीज नहीं। फैसिलिटीज छोड़ो, कितने ही ऐसे कॉलेजेस में फिजिकल एजुकेशन का टीचर ही नहीं है, प्रोफेसर ही नहीं है, डीपी ही नहीं है तो उसके बारे में पता नहीं होता। इतने मेजर इश्यूज हैं, परमानेंट फैकल्टीज नहीं है तो वो असिस्टेंट आ रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं होता क्लास। अब एक चीज मैं इस पे कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, शायद आपने ही पढ़ा हो, सैक वैक का एक सब्जेक्ट है फिट इंडिया। हाँ, फिट इंडिया काफी बच्चे लेते थे, क्यों? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल था, पेपर नहीं देना पड़ा, सिर्फ इसलिए लेते थे। वही अगर अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करा जाए तो फिट इंडिया ऐसा सब्जेक्ट है, वो तो होना ही चाहिए सबको। एक फिटनेस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज में शायद एक कंपलसरी है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सुसाइड बहुत ज्यादा करते थे, बिल्कुल, तो वहां पे नेसेसरी कर दिया कि एक गेम स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ ऑप्ट करना है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको फिजिकली स्ट्रांग नहीं करता, मेंटली बहुत हेल्प करता है। भाई मेंटल प्रेशर रिलीज हो रहा है, आप एक एक्टिव हो रहे हो, आपके एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो उसमें आपका बहुत सा प्रेशर निकल जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के ऊपर इतना प्रेशर है बहुत ज्यादा, एकेडमिक्स का, फिर वो इश्यूज इतने फेस कर रहा है, और भी चीजें लगा लो। और मैं, आप जैसे इश्यूज की बात कर रहे थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने ही कॉलेजेस में हॉस्टल है, हॉस्टल सबसे बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल, ये मुद्दा खत्म नहीं हो रहा। हॉस्टल मिल नहीं रहे, पीजी फ्लैट के रेंट आसमान छू रहे हैं, बिल्कुल, इस चक्कर में स्टूडेंट रहता है दूर। दूर रहे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतना बढ़ रहा है, अभी मेट्रो के फेयर रिसेंटली बढ़ रहे हैं,
मेट्रो पास का मुद्दा बहुत मेजर रहेगा। मैंने अभी भी आज भी उस पे एक प्रोटेस्ट करा है, एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट, और इशू को रेज करा है कि या तो तुम कर दो, नहीं तो हम इसमें मांग को डट कर उठाएंगे। कि पहले कह दिया जाता था कि सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, दिल्ली में गवर्नमेंट अलग है। आज दोनों में डबल इंजन की गवर्नमेंट है भाई, अब तो दे दो स्टूडेंटों को। अगर देश का भविष्य है ये छात्र, कहते हैं कि भाई छात्र शक्ति है इस देश की, तो उस छात्र शक्ति को कुछ तो ईज दे दो, कुछ तो। एक अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है, सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है, देश की सबसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। ट्रू। तो उसमें अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए हर एरिया से, रीजन से, हर उससे स्टूडेंट आ रहा है अफोर्डेबल एजुकेशन की। बट अफोर्डेबल रह कहाँ गई एजुकेशन? बिल्कुल। हॉस्टल है नहीं, फ्लैट पीजी का रेंट आसमान छू रहे हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं है, एकेडमिक में धक्के बस खाते एक रहो। हाइप क्रिएटेड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने आज भी एक वीडियो डाली है कि एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि 50 to 70% सीट्स खाली पड़ी हैं आउटर कॉलेजेस की, सिर्फ इसलिए उनमें वो फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो स्टूडेंट एडमिशन लेने से ही पीछे हट रहा है। और कितने स्टूडेंट्स पागल हैं कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन चाहिए, फिर भी सीटें खाली पड़ी हैं। क्यों वो और ये हाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेन कैंपसेस का भी हो जाएगा अगर ऐसे ही हम चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज नहीं मिली तो। अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है कि उसे एक्सपोजर मिलेगा, फैसिलिटीज मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट होगी उसकी, नहीं हो पा रही क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। और ध्यान क्यों नहीं दे रहा? अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब तक कॉमन स्टूडेंट की आवाज नहीं वहां तक पहुंचेगी, इश्यूज रेज नहीं होंगे, जो वो फील कर रहा है उसके थॉट प्रोसेस है, चीजें नहीं हो पाएगी। तो वो रिप्रेजेंटेशन मेरे को बनना है कि भाई उनकी मैं आवाज बनूं, कन को रिप्रेजेंट करूं, चीजें ठीक होंगी क्योंकि मेरे साथ कनेक्ट भी करेंगे और इन्वॉल्व होके वहां पे बैठेंगे। तो वो चीजें धीरे 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 अकाउंटेबिलिटी आएगी और ट्रांसपेरेंसी हम लेकर आएंगे, उसकी लड़ाई में लड़ूं। ठीक है भाई। तो एक मुद्दा और भी है इन सब मुद्दों के लिए, इट्स मेंस्ट्रुअल लीव। उस पर मैंने बहुत इशू करा क्योंकि बहुत रेज करा ये इशू। मेंस्ट्रुअल लीव एक नेसेसिटी है, कोई आप प्रिविलेज की डिमांड नहीं कर रहे उसमें। भाई हर जितनी भी हमारी बहनें, चाहे वो बहन भी फेस कर रही है, स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, स्टाफ में भी फीमेल्स फेस कर रही है, तो क्यों नहीं? बिल्कुल। एनएसयूआई ने पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा करके दिखाया, यूजीसी की गाइडलाइंस ही तो फॉलो करवानी है, कोई बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल। वो एनएसयूआई ने पंजाब यूनिवर्सिटी में करके दिखाया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी करके दिखाएंगे, क्योंकि ये कोई डिमांड, प्रिविलेज डिमांड नहीं कर रही है, हक की लड़ाई है। हर एक मेरी बहन की, जितने भी फीमेल्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, चाहे वो स्टाफ में हो, स्टूडेंट हो, तो उनकी हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। और एनएसयूआई, मैं कह रहा हूँ एनएसयूआई ने क्यों ज्वाइन करी, क्योंकि हर किसी के व्यूज रिस्पेक्ट होते हैं एनएसयूआई में, और इसी वजह से मैं एनएसयूआई के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ कि वो एक मेजर इशूज पे काम करती है। एक कॉमन स्टूडेंट के लगा लो, स्टाफ के लगा लो, हर किसी के व्यूज को रिस्पेक्ट करके वो काम करती है। तो मैं इसी चीज में एनएसयूआई को थैंक यू भी कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी बहनों के लिए सोचा, और उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है। ट्रू भाई। उस लड़ाई का हम हिस्सा बन रहे हैं कि मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाऊं। मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है, हम दो भाई हैं, तो ये रहता था कि यार कुछ तो करना है, तो वो एक अच्छी चीज होगी मैं अगर कर पाया तो, और करूंगा। ठीक है भाई। अब एनएसयूआई की बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो एनएसयूआई ने अभी रिसेंट में राहुल गांधी को बुलाया था, या राहुल गांधी जी आए थे। उस चीज का बहुत सारे कैंडिडेट ने फेवर करा था, नॉर्मल कैंडिडेट ने फेवर करा, कुछ नॉर्मल कैंडिडेट या किसी और अन्य संगठन ने ओपोज करा था। तो उस चीज पे आपका क्या कहना है? मानसिकता। राहुल जी अगर स्टूडेंट्स की आवाज बनना चाहते हैं, वही ना एनएसयूआई, वहां पे भी आप रिलेट करोगे भाई, एनएसयूआई और कांग्रेस हर तरीके के स्टूडेंट के व्यूज को रिस्पेक्ट करती है। वहां पे SC ST स्टूडेंट भी बैठे थे, ओबीसी, मैं खुद एक ओबीसी कास्ट से आता हूँ, तो हर किसी के व्यूज वहां रिस्पेक्ट होते थे। कॉमन स्टूडेंट बैठा था, उससे भी उनको अपोज है कि कल को अगर यहाँ पे वो है ना ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, अगर इनकी आवाज सुन ली और ये जाके उस आवाज को आगे बढ़ाए और रिप्रेजेंटेशन मिल गई, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन की खैर नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन डरता है इस वजह से कि कल को इन पे कोई क्वेश्चनिंग ना हो जाए, अकाउंटेबिलिटी ना आ जाए। मैं तो राहुल जी की थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने आके स्टूडेंट्स की वॉइस बनी और रिप्रेजेंटेशन आगे दिया। कितने इश्यूज पे उन्होंने बात करी, चाहे वो NEP को लेकर हो, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर हो, तो उन्होंने उन पे बात की, पूछा, स्टूडेंट से जाना, इश्यूज को समझा, और उन इश्यूज को जाके उन्होंने आगे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो एनएसयूआई का भी बहुत इसमें थैंक यू करना चाहूँगा कि वो, और राहुल जी का भी मैं करूँगा कि वो स्टूडेंट्स के लिए इतना कर रहे हैं, वो एक छात्रों की आवाज़ बन रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम उनसे कनेक्ट करते हैं और वो कहते हैं ना कि एक यूथ लीडर क्यों है वो, और यूथ नहीं,
वो यूथ लीडर इसलिए हैं कि वो यूथ के इश्यूज को रेज कर रहे हैं। बिल्कुल भाई। तो भाई राहुल जी से हम सब इंस्पायर्ड हैं इस चीज में, और आवाज बनेंगे आगे जाके स्टूडेंट्स की उनकी तरह। ठीक है, तो भाई जैसे कि अभी आपके प्री इलेक्शंस चल रहे हैं, तो इस चीज़ में सबसे बड़ा मेन जो हमने टिकट्स वाली बात तो कर ली, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि एक कैंडिडेट होता है या फिर एक पर्सन होता है जो आपको बहुत ज़्यादा खास होता है। तो आपका सबसे ज़्यादा एनएसयूआई में कौन वो है जो प्रिय हो, जिसको मतलब आप आइडल मानते हो या उनकी तरह करना चाहते हो? भाई आइडल तो मैं एक बात बता दूं, शहीद भगत सिंह कॉलेज से पढ़ा हूं मैं। हम्म। तो जिस नाम में ही शहीद भगत सिंह हो, इनकलाब की फीलिंग हो, तो सबसे पहले आइडल तो मेरे शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह जी है। हम्म। क्योंकि जब मैं कॉलेज में एंटर होता हूँ, हमारे कॉलेज में सबसे पहले स्टैचू दिखता है शहीद भगत सिंह बिल्कुल। जी का। हम्म। वहां से इंस्पिरेशन शुरू होती है। जैसे उन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करा, हम्म। उनकी जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाई स्टूडेंट्स के लिए काम। हम्म। आपने मूवीज में देखा होगा या शायद पढ़ा भी होगा शहीद हम्म। भगत सिंह जी के बारे में, कि जब वो लाला लाजपत राय जी वाला इंसिडेंट हुआ, उनकी कॉलेज में एक इवेंट हो रहा था, हम्म। सब कह रहे थे कि यार ये कौन हमारे वाला जाके उनके बीच में उनके पार्ट ले रहा है। उनकी सोच बहुत अलग थी। हम्म। वो कह देते हैं कि हमेशा दिखाया जाता है शहीद भगत सिंह जी को बंदूकों के साथ, या एक भाई हिंसा बम फेंक दिए, या हम्म। भाई वो उस तरीके से उस तरह की कर। मानसिकता करी पर गई थी। नहीं, हम्म। उनके बारे में आप पढ़ोगे और उनके बारे में जानोगे, उनसे ज्यादा किताबें किसी ने नहीं पढ़ी होंगी। जेल में रहते हुए उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी है, और कितनी उन्होंने किताबें लिखी हैं, कितनी अपने व्यूज लिखे हैं। वो दर्शाता है कि एक पढ़े लिखे व्यूज कैसे, आप कैसे लड़ाई लड़ सकते हो शिक्षा के साथ। मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ। वो मेरी सच्ची इंस्पिरेशन है। और रही बात एनएसयूआई में, हम्म। तो एनएसयूआई में सब वही मेरी, मैंने पहले ही बोला, सब मेरे भाई हैं। हम्म। मेरी भाई, सारे मेरे भाई मेरी मदद कर रहे हैं, और वो भाई मेरे साथ जुड़े हैं, वो सबसे अच्छी चीज है। तो दीपांशु भाई, एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है मेरे पास, इस कोबर क्रांति, ये जो भी पिछले कुछ महीने पहले हुई थी। तो इस चीज पे आपका क्या मतलब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं वहीं पे था। हम्म। गोबर क्रांति जरूरी थी, हम्म। क्योंकि टीचर ने आज भी, अगर आज भी मैं अभी दोबारा कैंपेनिंग के टाइम पे उस कॉलेज में गया, क्लास में गोबर की वैसे ही वो लगी हुई है, स्टूडेंट्स परेशान है। क्लास में टीचर ने, प्रिंसिपल ने गोबर तो लगवा दिया, पर उसी क्लास की जो छत टूटी हुई, उसके पैनल टूटे हुए, उस क्लास के बाहर गेट नहीं है, गेट टूटा हुआ है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। अगर टीचर हम्म। स्टूडेंट्स के लिए गोबर लगवा सकती तो अपने एसी क्यों नहीं हटवा सकती, अपने एसी को छोड़ के गोबर लगवा ले। हम्म। मैं जब वहां पे गया, उस रूम में प्रिंसिपल थी भी नहीं, टीचर नहीं अपने थे भाई के साथ थे आप? उसमें भी, और उसके पीछे वाले उसमें भी। हम्म। एक पीछे उनका एक बड़ा रूम सा था, हॉल टाइप था, शायद कॉन्फ्रेंस हॉल, पता नहीं क्या। उसमें 3 एसी चल रहे थे, कोई बैठा नहीं था? कोई बैठा नहीं था, वो पहले ही चला रखे थे। अपने लिए तो इतनी सुविधा, स्टूडेंट्स इतने परेशान, स्मेल वहां पे इतनी थी उस क्लास में। पता है गोबर भी क्या होता है? देखो मैं एक मिडिल किसान क्लास पर। किसान फैमिली से आता हूँ, तो ये चीजें होती हैं, हम्म। हमने देखी है। बट वो कहाँ पे वर्क करता है? जहाँ पे कच्चा हो। हम्म। जब एक आप सीमेंटेड पैनल्स पे या पीवीसी पैनल्स पे गोबर लगाओगे तो वर्क नहीं करेगा, नहीं करेंगे। क्योंकि उसके एक अलग प्रोसीजर होता है, सेंटीमेंट्स होते हैं कि भाई वेंटिलेशन, जो जितनी ऑर्गेनिक चीजें वो वर्क करे। वहाँ पे कर ही नहीं सकती। इतना पतली से उन्होंने लेयर लगा दी दिखावे के लिए, हम्म। तो कोई फायदा नहीं था उस चीज का। वो एक दिखावा ही था, और बहुत जरूरी थी वो चीज, क्योंकि वहां से एक अवेयरनेस आई, क्योंकि वैसे कोई नहीं सुनता। हम्म। ट्रू भाई। कान तभी खुलते हैं सबके जब उस पर कुछ किया जाए, बल्कि ऑल्टरनेटिव दे के आओ। एनसीसी में कैडेट रहा हूं, तो एनसीसी में एक बात कहते हैं, प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे वर्क करो, हम्म। ऑल्टरनेटिव्स पे वर्क करो। तो वहां पे वो चीज करनी चाहिए थी कि अगर तुम गोबर लगा रहे हो, उसकी पहले फिजिबिलिटी तो चेक करो। अभी तक वो नहीं हटा हुआ। और अभी तो उसके बारिश उस बारिश का कॉलेज में जो मौसम होगा। इतने इश्यूज हैं, चाहे हाइजीन को लेकर इतने परेशान है वहां पे सारी फीमेल स्टूडेंट्स, उस पे कोई बात नहीं। हम्म। पीने का पानी तक नहीं। और पीने का पानी हमें तो पता है क्या हो रहा है, पीने का पानी यहाँ पे वाटर कूलर, उसके साइड में सारा पोचा वगैरह सफाई का सामान रखा हुआ है। मन भी नहीं कहाँ का करता। हाइजीन आप रख रहे हो? आप हाइजीन पे काम करो, आप अच्छी फैसिलिटीज दो, बेसिक फैसिलिटीज दो, हम्म। हम आपके साथ हैं। स्टूडेंट्स के लिए करोगे तो हमेशा मैं आपके साथ मिलेंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी हो। स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई साथ है तो मैं उनके साथ हूँ। तो दीपांशु भाई, जैसा कि आपने देखा होगा कि इस बार जो भी इलेक्शन रहेगा वो सोशल मीडिया का रह गया है। ठीक है। बिल्कुल। तो जितने भी कैंडिडेट सबकी बार तैयारी कर रहे हैं, हर किसी को दूसरों के पेजेस से, या जितने भी पेजेस बने हुए हैं, इनके थ्रू एक टैगलाइन मिली है या हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। तो किसी को पूक की, किसी को हैंडसम स्मार्ट, तो आपको भी यूनिवर्सल क्रश का मिला है? मैंने तो नहीं सुना, ये आप देना चाह रहे हो?
नहीं भाई, मैं कहूँगा मेरे को टैग जो मिले, वो जो मैंने शुरू में भी कहा, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के मैं टैग को जस्टिफाई कर पाऊँ, और वो टैग मुझे चाहिए कि हाँ मैं स्टूडेंट की वॉइस बन पाया, स्टूडेंट्स का एक आइडियल रिप्रेजेंटेटिव बन पाया, तो वो टैग मुझे चाहिए। ठीक है भाई। तो भाई अब इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करते हैं भाई। बहुत ज़्यादा मज़ा और एक इंस्पायरिंग स्टोरी मिली आपसे। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि मैंने इतने सारे कैंडिडेट्स के साथ किया, बट स्टिल जो फ्लो और जो बात करने का तरीका आपका, मेरे को मतलब एक वो जोन नहीं मिला किसी भी कैंडिडेट की ओर से। वहाँ दिल की बात है, दिल के साथ है। आप दिल के भाई हो, आपके साथ दिल की बातें हो गई। बिल्कुल भाई, मतलब लगा ही नहीं कि भाई सामने कोई कैंडिडेट बैठा है, ऐसा लगा एक भाई बैठा जो कि अपनी स्टोरीज बता रहा है बस, जो कि ट्रू भी है। तो आपने कहा तो था कि आपके साथ आज एक कैंडिडेट नहीं, आपका एक भाई बैठा है। भाई भाई बैठा है आपका। तो जैसे भाई आपने अभी वाटर कूलर की बात करी, तो भीमराव अंबेडकर कॉलेज में एक वो इंसिडेंट हुआ था कि वहाँ पे जो पैनल जीता था वो किसी और संगठन का था, और वहाँ पे जब रौनक भाई ने और एनएसयूआई ने वो दी थी उन लोगों को, वाटर कूलर अलॉट किए थे, तो उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिए थे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, चीजें जो मेरा मेन मुद्दा रहेगा स्टूडेंट इश्यूज या स्टूडेंट हम्म रिप्रेजेंटेटिव। हम्म अगर वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होते तो वो तो स्टूडेंट्स की डिमांड समझ के इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते। कर लेते। बट क्या है, स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ड्रिवन अलग चीजों से, अलग आइडियोलॉजी से, कहीं से उन्हें पुश मिलता है, कुछ है उस चीजों में स्टूडेंट के इश्यूज रह जाते हैं, स्टूडेंट की वॉइस रेज होनी रह जाती है। यही चीज तो हमें खत्म करनी है कि स्टूडेंट्स आए कॉमन, जिन्होंने उन इश्यूज को फेस, जो इशू आपने फील करा होगा, और अगर इशू वो रिजॉल्व हो रहा है तो सबसे पहले आप उसको देखोगे, ना कि पार्टी हाँ चीजें और ये बिल्कुल वो। बिल्कुल बिल्कुल भाई। इसीलिए कॉमन स्टूडेंट का आना इस पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है कि आगे जाके वो, ना कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वो काम करे, आगे जाके देश में वो बदलाव लाने की कोशिश करे। क्योंकि वही है ना, यही तो एक फैक्ट्री कह लो या यही एक फाउंडेशन स्टोन कह लो, जहां से प्योत तैयार होगी। मैं किस कहते भाई, प्योत तैयार होगी तो आगे जाके पेड़ बड़ा हो पेड़ गया, बड़ा फसल होगा, अच्छी अच्छी होगी। होगी। तो फसल तभी अच्छी होगी जब यहाँ पे चीजें अच्छी होंगी, उन्हें मौका मिलेगा, उनके आगे बढ़ने दिया जाएगा। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर क्या है इलेक्शंस में? मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ये है कि मैं ग्राउंड पे रहूं। 3 साल ग्राउंड पे रहूं तो मैंने हर चीज फेस करी। 1-2 किलोमीटर मेट्रो से धक्के भी खाए, मतलब मेट्रो से गए फिर आगे पैदल धक्के खाए, चले, ई रिक्शा में ट्रैवल करा, ऑटो में गए, फ्लैट पीजी लिए नहीं, इतनी दूर से ट्रैवल करना पड़ता था। तो ग्राउंड के मैंने इश्यूज को समझा, उसी वजह से स्टूडेंट्स भी कनेक्ट करते हैं, और स्टूडेंट्स मेरे सबसे मेन पिलर है। तो अभी एक आपकी ना रील वायरल हो रही थी बहुत ज़्यादा इमोशनल, कि आप अभी 3-4 दिन पहले की बात है, जब आप एक रैली में थे और आप किसी के कंधे पे बैठे थे और आपके जस्ट साइड में आपके पिताजी थे, तो उनको देख के मतलब कैसी फीलिंग होती है वो एक? भाई कई बार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक बार कह देते हैं कि चांद तक पहुंचना एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए आसान है, पर अपने बाप पापा के को गलों तक नहीं पहुंच सकता नहीं हूँ। पहुंच सकते। ट्रू भाई। तो एक वो अलग ही इमोशन था कि मेरे घर वालों ने कभी नहीं सोचा था कि भाई इतनी बड़ी लड़ाई लड़ेगा या लड़ भी पाएगा हमारा बेटा, इतना कुछ करेगा। मैं ये लड़ाई लड़ रहा था तो मेरे पापा ने जी ने बहुत सपोर्ट करा मेरे। मैंने घर पे नहीं बताई थी, रिसेंटली अभी बताई। हम्म तो लड़ने की, सोचने की स्टेट में नहीं थी कि इतनी बड़ी लड़ाई लड़ेगा, और वो लड़वाने लग रहे हैं। हम्म वही तू लड़ाई लड़, तेरे साथ हम खड़े। तो बहुत बड़ा सपोर्ट। और वही ना, बाप तो भाई दुनिया है अपनी। बिल्कुल तो वो भाई। जब दुनिया बाप को लेके जा रही है, भाई फादर साहब को मेरे लेके जा रही थी, वो उन्होंने चल रहे थे मेरे साथ साथ, और मेरे भाइयों ने कंधों पे उठा लिया पापा जी को। वो देख के हो गया यार, हाँ आज इस इंसान के लिए मैंने कुछ किया है। किया है। अगर वो रिस्पेक्ट उन्हें वो मिल रही है तो फिर अपने आप ही वो तो हो जाता है, उसके बारे में कुछ क्या बताना। जो कुछ है भाई, पापा जी के दम पे हूँ मैं। बिल्कुल उन्होंने भाई। बहुत सपोर्ट करा, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इस लड़ाई में मेरे लिए मेरे साथ मेरे पापा जी खड़े हैं, मेरे घर वाले खड़े हैं। तो एक अलग ही सपोर्ट सिस्टम रहता है, कोई आ जाए डर नहीं लगता। फिर वो आता है ना, कई बार वो कहते हैं कि बाप है बचा लेगा हर चीज बचा से। लेगा, बिल्कुल भाई। वो खड़ा है तो हर दुआ भला सब हम्म, सब ओके, सब मैनेज्ड है, बैलेंस्ड है। सही है भाई। वो कहते हैं ना, एक वो रील पीछे वायरल, हम्म अकेला मत समझना मेरे साथ दुआओं का काफिला चलता है। वो सबकी स्टूडेंट्स और मेरे भाइयों के और घर वालों की दुआओं का काफिला चलता है। हम्म उस वजह से मैं हर उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। और
चीजें ना होने के बावजूद, रिसोर्सेज ना होने के बावजूद इस लड़ाई को मैं इतनी मजबूती से लड़ पा रहा हूँ, तो सब स्टूडेंट्स, मेरा घर परिवार मेरे साथ खड़ा है। इमोशंस तो है, इमोशंस है तभी प्रमोशंस है। अच्छा भाई, आप 3 साल ऑलरेडी रह चुके हो यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी को लेके आपका एक हार्ड कॉर्नर है कि भाई यूनिवर्सिटी में ये ट्रेजेडीज है, ये दिक्कत है। तो हर किसी बंदे मतलब मेरा खुद का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो आपका सॉफ्ट कॉर्नर क्या है यूनिवर्सिटी को लेके? यार दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बहुत सी चीजें देती है। मैं यूपीएससी वाला बताता हूँ, मैं जैसे मेरे को एस्पिरेंट मिल जाए, मैं कहता हूँ यार देखो तुम्हें यूपीएससी करनी है, मेरा एक मानना जो रहता है, यूपीएससी क्या है, आपकी सोसाइटी के साथ ही तो आपको डीलिंग करनी है, चाहे वो आप सिविल सर्वेंट ही हो। मतलब सिविल सर्वेंट है तो आपको सोसाइटी की समझ होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हो, दिल्ली घूमो, यूनिवर्सिटी घूमो, पूरे देश से यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं, इतनी अच्छी डाइवर्सिटी है, आपको हर किसी के व्यूज़ मिल रही है, रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं, अलग डायलेक्ट से आ रहे हैं, वो बातें करते हैं, सारी चीज़ें अलग अलग, कुछ उनका खाना पीना है। मैं तो खाता, मैं आज भी कैंपेनिंग में कहीं जा रहा होता हूँ, मेरे को खाने की चीज़ मिल गई, मैं खाता हूँ, उनके साथ बैठ के पूछता हूँ यार ये चीज़ अच्छी है। मैं खुद भी जब कॉलेज जाता था मैं अपना घर से खाना लेके जाता था। तो और खाने की बात ही आ गई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पंडित जी कैंटीन है, हाँ, वहाँ पे मैं बहुत जाता था। कुछ एक इंस्टाग्राम वाले हैं हम, तो हमने चीज़ें देखी होती थी यार, क्यूरोसिटी होती थी, टॉम अंकल की मैगी, सुदामा टी स्टॉल, भेलपुरी वाले अंकल, अब उनकी डेथ हो गई। काफ़ी चीज़ें ऐसे ऐसे फेमस स्पॉट्स रहते हैं, तो वो मैं घूमा, अलग अलग एक्सप्लोर करा चीज़ों को। तो वही एक कॉमन स्टूडेंट के पार्ट के लाइफ रहता है कि यार वो मेमोरीज क्रिएट करे। मैंने फोकस ही मेमोरीज पे करा, अलग अलग स्ट्रगल्स देखे, वो भी मेमोरी बने। वो जर्नी बहुत अच्छी रही। सॉफ्ट कॉर्नर ये है कि डीयू आपको बहुत सी मेमोरीज देगा, मेमोरीज चाहे वो स्ट्रगल ही क्यों ना हो, बट वो भी मेमोरेबल होगा, दोस्त देगा, वो भाई देगा। वो चीज़ बहुत अच्छी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपको हर, आज मैं इस पूरे देश में कहीं भी चले जाऊँ, मेरे साथ कहीं ना कोई भाई मिल जाएगा, जुड़ा हुआ होगा। जुड़ा होगा। चाहे मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूँ तो लद्दाख के भाई जुड़े हो, जम्मू के जुड़े हो। कहीं भी मैं घूमने जाता हूँ ना, फोन करता हूँ भाई कैसा मौसम है, ये हेल्प चाहिए, वो चाहिए, A to Z चीज़ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेरे को दिया। तो भाई इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करते हैं, बट मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने भाई क्वेश्चनों के बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, ठीक है भाई मैं क्वेश्चनों के जवाब ही नहीं दिए, मैं तो जो मन में बातें थी भाई, जो मैं फील करता हूँ, बिल्कुल भाई। मेरा ये रहता है कि जो मेरे अंदर है वो मैं अपना बाहर सबको बताऊं, या कुछ भी छुपाऊं ना। आपको अगर आप रियल रहोगे तो आपके साथ रियल बॉन्ड्स होंगे, और मेरे साथ वो रियल बॉन्ड्स है, इसीलिए मैं आज मजबूत हूँ। बिल्कुल भाई। तो मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे बस ये है कि जो भी हमारे, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का जो बैच होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है इलेक्शंस में एज कम्पेयर टू सेकंड और थर्ड ईयर। तो आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को क्या कहना चाहोगे? यार मैं फर्स्ट ईयर वालों को कहना चाहूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जो मैंने इशूज इशूज इतनी सारी चीज़ें बताई आपको, मैंने फेस करा सारी चीज़ें, तो स्टूडेंट्स को ये ध्यान रख के पहले तो वो इस प्रोसीजर का पार्ट बने, इन्वॉल्व हो, तभी अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। वोट जरूर दें, जुडिशियली वोट दें, एनालिसिस करके कि हाँ ये हमसे कनेक्ट करता है, ये हमारे जैसा है, सारी चीज़ें, तभी फ्रेशर्स को अच्छा हो पाएगा। और मेरी एक कोशिश रहेगी, जो मैंने पहले ही बताया, स्टूडेंट्स के बीच में रहेगी, कि जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का टैग है उस टैग को जस्टिफाई कर पाए, तभी वो आपका एक रिप्रेजेंटेटिव कहलाने लायक हो। और मैं अपना पर्सनल बताऊं कि भाई मैं वही है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि शहीद भगत सिंह कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, और उस कॉलेज ने मेरे को एक नाम दिया, तो मैं शहीद भगत सिंह जी के आदर्शों पर ही चलकर स्टूडेंट्स के लिए काम करूँ, एक इनकलाब की बात करूँ और क्रांति की बात करूँ। वो क्रांति दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेकर आएंगे, बदलाव लेकर आएंगे, और इस बदलाव में मैं उन फ्रेशर्स के एक अपील करूँगा कि वो साथ जुड़े, क्योंकि मैं भी एक फ्रेशर था जब मेरे मन में ये सोच आई, और अगर मैं इतनी लड़ाई लड़ने की सोच सकता हूँ और आज इस लड़ाई में हूँ और इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ, तो शायद अगर मेरे को भी कोई, जैसे मेरे को भी मोटिवेशन मिली थी, मेरे साथ लोग जुड़े थे, वहां से मैं इन चीज इसका पार्ट बना, वैसे ही अगर फ्रेशर्स इन्वॉल्व होंगे, जागेंगे, तो कहीं ना कहीं हर फील्ड में जाके वो चीजें अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको पॉलिटिक्स के लिए तैयार कर रही है, वो तैयार आपको हर चीज के लिए कर रही है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एक ग्रूमिंग हो जाती है पर्सनालिटी की, सोशल डेवलपमेंट हो जाती है, डीलिंग समझ में आ जाती है आपको चीज़ों को, प्रेशर कितना झेलना है, सारी चीज़ें आपको तो हर चीज़ में हेल्प करता है। तो इन चीज़ का पार्ट बने। अगर आप मेन स्ट्रीम, मतलब आप मेनली पॉलिटिक्स में नहीं आना, तो इनिशिएटिव लें, वोट डाल के अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड करें जो आपसे रिलेट करता हो।
उन चीज़ों पे फोकस करके स्टूडेंट इन्वॉल्व हो और अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेटर बनाने की लड़ाई लड़े। तो दीपांशु भाई, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको इलेक्शंस के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि भाई आप हमारे जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबकी वॉइस बन पाओ, और आप इलेक्शंस जीतो, और अगेन दोबारा इस पॉडकास्ट पे एक पूरा टेन्योर खत्म होने के बाद जरूर आओ, एक भाई की तरह फिर एक से। भाई की हाँ, तरह। बिल्कुल आऊंगा भाई मैं। तो भाई और थैंक यू आपको भी भाई, एक भाई की तरह, एक मेरा भाई बैठा है, भाई के साथ मैंने दिल की बातें करी अपनी, बिल्कुल भाई, जर्नी का डिस्कशन हुआ। वो एक काफी रहता है ना कैंपेनिंग के बाद कि हाँ भाई स्ट्रेस, मतलब आराम से बातें करी, तो बातें एक करी, वो सारी हाँ चीज बहुत अच्छी बिल्कुल। लगी मेरे को, और काफी मजा आया इस चीज में ये तो आपके बहुत साथ, भाई बहुत टफ टाइम है कि कैंपेनिंग के बीच में इतना समय निकालना। भाइयों के लिए। तो बिल्कुल जैसे ट्रू भाई। यूनिवर्सिटी में ही भाई, मैं कोई भी अगर मेरा नोन है या जो भी, अगर अननोन भी है, कोई नहीं जानता, कोई भी अगर मेरे को कहीं पे बुलाता है, कोई इशू कोई फेस कर रहा, तो तब भी मैं जाता हूँ। हम्म, कैंपेनिंग कर रहे हैं तो वो एक इलेक्शन का पार्ट है, बट मेन तो पार्ट वही है ना कि रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। बिल्कुल तो भाई, रिप्रेजेंट करना है तो ठीक है, कहीं भी बिल्कुल। लड़ाई का देख के, समय देख के नहीं होता, हम्म, जहाँ टाइम मिल जाए जिसके लिए, वो चीज़ हम टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। और आपके लिए भी निकाल लेंगे, आपने जैसे कहा मैं आऊँ जीत के, मुझे मौका मिले, तो बिल्कुल वो भाई, आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर, ये बिल्कुल मौका भाई, मिलेगा तो मैं आऊँगा आपके पास, बिल्कुल भाई। टाइम निकाल के एज अ भाई। ये भाई। तो थैंक यू भाई। भाई इसको अब एंड करते हैं यहाँ पे। सो गाइज, अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं एक नए कैंडिडेट के साथ, जब तक के लिए बाय।